हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 10th क्लास चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट यानी कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, जो हमें बाय गॉड मिली हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं आज हम इस चैप्टर में। नाउ लेट्स स्टार्ट। वी लर्न इन क्लास 9th about some natural resources like soil, air and water, and how various components are cycled over and over again in nature। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सोइल के बारे में, एयर के बारे में, वाटर के बारे में। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये नेचुरल रिसोर्स हैं जो हमें बाय गॉड मिले हैं। एंड हाउ वेरियस कंपोनेंट्स आर साइकल्ड, और बहुत से ऐसे कंपोनेंट भी हैं जो ओवर एंड ओवर यानी कि बार बार साइकिल होते रहते हैं और उसी रूप में हमें मिलते रहते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी ऑल्सो लर्न अबाउट द पॉल्यूशन ऑफ दिज रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़। और इससे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है पॉल्यूशन के बारे में, जो हमारे द्वारा किया जाता है, मींस ह्यूमन बींग्स के द्वारा कुछ एक्टिविटी ह्यूमन बींग्स जो है गलत करता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो इनके ऊपर आपने पॉल्यूशन भी पढ़ा होगा, सॉइल इरोजन पढ़ा होगा, ये भी एक प्रकार से सॉइल का पॉल्यूशन के बारे में बताता है। आपने एयर पॉल्यूशन पढ़ा होगा, जैसे ज़्यादा पटाखे जलाते हैं दिवाली पर, होली पर, जैसे ओकेजन्स होते हैं ना हमारे, इन पे हम ज़्यादा पॉल्यूशन कर देते हैं। और नॉइज़ पॉल्यूशन सुना होगा। वाटर पॉल्यूशन, जो वेस्ट मटेरियल, फैक्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल हम वाटर के अंदर डाल देते हैं, उससे जो है वाटर के अंदर रहने वाले जीवों को के लिए वो खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो आपने इसमें वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है, ये सिर्फ कॉमन सा चैप्टर है और आसान सा चैप्टर है, ईजिली हो भी जाएगा और समझ में भी आने वाला चैप्टर है ये। देन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, वी शैल लुक एट सम ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड हाउ वी आर यूजिंग दैम। हम अपने रिसोर्सेज को देखेंगे और किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। मे बी वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ वी ought to be using our resources to so as to sustain the resources and conserve our environment। हम अपने environment को भी बचा सकें और resources को भी sustain रखें, सही से रखें। We shall be looking at our natural resources like forest, wildlife, water, coal and petroleum, and see what are the issues at stake in deciding how these resources are to be managed for sustainable development। We often hear or read about environmental problems। हमने कई बार सुना है environmental problems के बारे में, पर्यावरण की जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में हमने सुना है बहुत बार। These are often global level problems। कई बार ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे हो जाती हैं, जैसे ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंट वार्म हो जाता है। एंड वी फील हेल्पलेस टू मेक एनी चेंज, और हम इसमें कोई भी चेंज करने में हेल्पलेस रहते हैं, हम यानी कि हमें कोई सहायता महसूस नहीं होती कहीं से भी। देयर आर इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस। यहाँ पर इनके ऊपर जो काम करने वाली चीज़ें होंगी वो इंटरनेशनल लॉज होंगे, रेगुलेशंस होंगे। एंड देन देयर आर आवर ओन national laws and acts for environmental protection। There are also national international organizations working towards protecting our environment। and also जो national international organizations हैं वो इस पर काम भी करती हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन के ऊपर ओजोन लेयर पॉल्यूशन भी होता है कई बार, ये भी हमारा इसी के अंदर आता है, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ही तो आएगा ये भी, ये कोई अलग पार्ट तो है नहीं। तो वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, इनके बारे में जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके थ्रू कोई प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे इनको प्रोटेक्ट के लिए जो फिर जो भी जितने भी और लिविंग बींग्स हैं, मीन्स ह्यूमन बींग्स हैं, ये इसमें हेल्प करती हैं इसकी इन प्रोग्राम्स को बढ़ाने में। देन find out about the international arms to regulate the erosion of emission of carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस एक्टिविटी को आपने करना है। हैव अ डिस्कशन इन क्लास अबाउट हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मीटिंग दोज नॉर्म्स।
और किस तरह से हम इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी मीटिंग के थ्रू। अगली एक्टिविटी 16.2 है, देर आर अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, that seek to spread our awareness about our environment and promote activities and attitudes that lead to the conservation of our environment and natural resources. Find out our organization activity active in your neighborhood, village, town, city. Find out how you can contribute toward the same cause. और आप अपना योगदान किस तरह से करेंगे इसके अंदर, इन्वायरमेंटल जो भी इश्यूज होते हैं उनके अंदर, वो बताना है आपने इसके अंदर। आगे है अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स काज्ड बाय अनथिंकिंगली एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज हैज़ बीन अ फेयरली रिसेंट फिनोमिना इन आवर सोसाइटी। जो अवेयरनेस होती है प्रॉब्लम्स के, मीन्स जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इन्वायरमेंट में, प्रॉब्लम तो ऑब्वियस बात है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग पाए जाते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी और इन्वायरमेंट को भी उसमें नुकसान हो हीगा। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का जो काम है वो कितना आप इसके ऊपर ध्यान देते हैं। एंड वंस दिस अवेयरनेस राइजेज, और इस अवेयरनेस को, इस इन्वायरमेंट के ऊपर आप कितना ध्यान देते हैं, कितना इसको ग्रो अप करने में हेल्प करते हैं। सम एक्शन इज़ यूजुअली टेकन, कुछ एक्शंस तो ले लिए जाते हैं जल्दी में, मीन्स तभी ले लिए जाते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द गंगा एक्शन प्लान, आपने गंगा एक्शन प्लान के बारे में सुना है, जो कि गंगा की सफाई के बारे में सुना होगा आपने पीछे, ये चला था। इसमें गंगा जो नदी है हमारी, उसके पानी में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई थी, तो उसको सही करने के लिए फिर गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था जिसमें गंगा की सफाई की गई थी। दिस मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट केम अबाउट इन 1985 बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द वाटर इन द गंगा वाज वेरी पुअर। और ये किस लिए चलाया गया था, अभी मैंने बता ही दिया कि गंगा के वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर हो गई थी, मतलब बहुत ही ख़राब हो गई थी, बहुत गंदा पानी हो गया था, इस वजह से इस प्लान को चलाया गया था और इसके अंदर बहुत सारे पैसे भी लगे थे। देन ये कोई प्रोग्राम ये दे रखा, आपको ग्राफ दे रखा है, ये दे रखा है कॉलीफॉर्म इज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में है, फाउंड इन ह्यूमन intestines whose presence in water indicates contamination by disease causing microorganism। जो ये रेड दिखा रखे हैं आपको, ये कंटामिनेटेड वाटर से होने वाले डिजीज़ की हैं, ठीक है, तो इसको आप देख लेना बस, थोड़ा सा कुछ नहीं है ये, वैसे ही है। आगे है भाई पॉल्यूशन ऑफ गंगा, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। पॉल्यूशन ऑफ द गंगा रन्स इट्स कोर्स ऑफ ओवर 25,000 किलोमीटर फ्रॉम Gangotri in the Himalayas to Ganga Sagar in the Bay of Bengal. It is being turned into a drain by more than 100 towns and cities in Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal that pour their garbage and excrete into it. ये जो हमारी गंगा नदी है गंगोत्री से निकलती है, हिमालय से निकलती, जो कि हिमालय से गंगोत्री से निकलती है, हिमालय में गंगोत्री से निकलती है गंगा सागर, ठीक है, जो कि बंगाल से बे ऑफ बंगाल, इन द बे ऑफ बंगाल के अंदर ये आकर के ठहर जाती है। इट इज मीन्स एंड पॉइंट बे ऑफ बंगाल है। इट इज़ बीइंग टर्न्ड इनटू अ ड्रेन और बाय, और ये जो है एक ड्रेन करने का सिस्टम बना लिया है लोगों ने इसको, बाय मोर देन 100 टाउन्स, ये बहुत सारे टाउन से होकर गुजरती है। तो जिस टाउन से होकर के गुजरती है, वो जितने भी शहर गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वे सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है सारा गंगा के पानी के अंदर बहा देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सारा अपना कूड़ा कचरा जितना भी होता है सारा का सारा इसके अंदर ये बहा देते हैं, जिससे हमारा गंगा का पानी जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। लार्जली अनट्रीटेड सीवेज इन डैम्प इनटू द गंगा एवरी डे, और बहुत सारा मटेरियल जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, गार्बेज कूड़ा कचरा जितना भी होता है सारा का सारा गंगा के अंदर बहा दिया जाता है डे बाय डे। इन एडिशन थिंक ऑफ द पॉल्यूशन काज्ड बाय अदर ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स एंड इमर्जेंस ऑफ एसिड, यानी कि राख जो बहाई जाती है, जैसे कि मृत्यु होगी किसी की तो उसका अंतिम दाह संस्कार, मतलब दाह संस्कार नहीं, इसका जो कहते हैं ना फूल बहाने के लिए जाना है, या फिर फूल गंगा में कैसे बोलते हैं मुझे बोलना ही नहीं आता, तो गंगा में देने हैं ऐसे, तो वो जो बात होती है वो होता है
एसिस, एस मीन्स रॉक, ठीक है, फूल उठा करके गंगा में बहाए जाते हैं, उनको बोलते हैं इमर्जन ऑफ एस। या फिर अनबर्न्ट कार्पल्स, जो हड्डियाँ रह जाती हैं जो जलती नहीं हैं, उनको गंगा के अंदर बहा दिया जाता है। उससे भी तो वाटर पोल्यूशन होता है, गंगा के अंदर पोल्यूशन होता है। ह्यूमन एक्टिविटी, यही नहाने से, कपड़े धोने से, इसके अंदर जितना भी डिटर्जेंट है सारा इसके अंदर चला जाता है, मैल वगैरह चला जाता है, तो इससे गंगा पोल्यूशन बिल्कुल होगा। एंड देन इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट केमिकल effluents to the Ganga's pollution load and the toxicity kills fish in large section of the river। इससे क्या है जो एंड देन इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट, यानी कि जितने भी केमिकल्स हैं, जैसे इंडस्ट्री का मीन्स जितनी भी हमारी ये फैक्ट्रीज हैं, इनसे जितना वेस्ट निकलता है वो सारा गंगा के अंदर बहा दिया जाता है, और जिससे गंगा के में रहने वाले जीव जंतुओं को प्रॉब्लम होती है, उनको रिवर इसके क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन में दिक्कत आती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ पोल्यूशन के बारे में था, गंगा के बारे में। आई होप यू कैन understood। As you can see, there are some measurable factors which are used to quantify pollution or the quality to the water that we use for various activities। Some of the pollutants are harmful even when present in very small quantity, and we require sophisticated equipment to measure them, but as we learned in chapter 2, the pH of water is something that can easily be checked यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यस बिल्कुल, जैसे कि चैप्टर 2 में पढ़ा होगा आपने, कुछ मेजरेबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे वाटर का पीएच मापने के लिए मेजरेबल क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसके थ्रू हम वाटर का पीएच एक प्रॉपर वैल्यू होती है कि वाटर का पीएच इतना तक होना चाहिए, से ज़्यादा वैल्यू अगर वाटर की होगी, मीन्स देख लो 7 पे न्यूट्रल होता है, तो 7 से नीचे चला गया अगर पीएच वैल्यू का मान, तो क्या होगा, वाटर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। अगर 7 से ऊपर चला गया तो वाटर के अंदर बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए न्यूट्रल से या तो थोड़ा सा 5 पॉइंट ऊपर हो सकता है या फिर थोड़ा सा 5 पॉइंट नीचे हो सकता है, यहाँ तक वाटर हम इसके अंदर सर्वाइव कर सकेंगे। वाटर अगर मान लिया 6.5 हुआ या फिर 7.5 हुआ या 7 हुआ, तो ये जो वाटर होगा इसके अंदर हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया है, फिर कम हो गया, तो हम ये जो वाटर की एसिडिटी है बढ़ जाएगी, वाटर की बेसिसिटी बढ़ जाएगी, तो हम इसको नहीं पी सकते, नहीं, ये पीने योग्य नहीं रहेगा। देन एक एक्टिविटी आई है यहाँ पर 16.3, चेक द pH ऑफ द वाटर सप्लाई टू योर हाउस यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर टू लिटमस पेपर। या तो आप लिटमस पेपर लो और अपने घर में जो सप्लाई का वाटर आता है उसको चेक करो, कैसा वाटर है, एसिडिटी उसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा है या फिर बेसिसिटी ज़्यादा है, चेक करना है आपको ये। ऑल्सो चेक द pH ऑफ द वाटर इन द लोकल वाटर बॉडी, जैसे कि जो पॉन्ड का वाटर होता है, पॉन्ड मीन्स तालाब का वाटर होता है, नदियों का पानी है, लेक का पानी है, स्ट्रीम का पानी है, उसको आप लोग पीएच पेपर के साथ क्या बोल रही हूँ मैं, लिटमस पेपर के साथ आप एक बार इसको चेक करना, इसकी बेसिसिटी चेक करना या फिर एसिडिटी चेक करना, किस तरह का वाटर है ये। कैन वी से वेदर द वाटर इज पॉल्यूटेड और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस, क्या आप बता सकते हैं वाटर बेसिक था या फिर एसिडिक था या फिर न्यूट्रल था, किस तरह का वाटर था, आपने ये चेक करके बताना है। बट वी नीड नॉट फील पावरलेस और ओवरवेल्म्ड by the scale of the problems, because there are many things we can do to make a difference। लेकिन हम we not need to be powerless and over scale of the problems। आगे पढ़ते हैं। You must have come across 3 R's to save the environment। आपने 3R यानी कि 3R का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा। हिंदी में 3R का सिद्धांत बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं 3 R's अक्रॉस द 3 R's टू सेव द एनवायरनमेंट। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। मीन्स रिड्यूस कम करना, रिसाइकल मतलब जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती है उनको रिसाइकल करना होता है, एंड रीयूज का मीन्स जो चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं हम रिसाइकल करने के बाद उनको रीयूज करें। वट डू यू दे रिफ़र टू, तो आप इसमें से क्या रिफ़र कर सकते हो। देखो इसमें अच्छे से मीनिंग समझाया गया है रिड्यूस और रिसाइकल और रीयूज का। तो दिस मीन्स दैट यू यूज लेस, दिस मीन्स दैट यू यूज लेस, कम यूज करो। यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग
ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। जैसे कि आप कमरे में बैठे हो, तब तो आपने लाइट भी ऑन कर रखी है, एसी भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, सब कुछ ऑन है, टीवी भी ऑन है, ठीक है। देन आप बाहर चले गए उठ के, तो आप ऐसे ही बाहर चले गए, इनको बंद नहीं करके गए, तो ये है गलत बात। तो आपने जब भी बाहर जाओ तो स्विच ऑफ करके जाना है सभी चीज़ों का। तो जिससे क्या होगा, हमारी लाइट की जो इलेक्ट्रिसिटी है मीन्स वो बच जाएगी और सेव होगी। रिड्यूस हो गया ना इसका यूज, तो इसे बोलेंगे रिड्यूस। यू सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीक टैप्स। आपकी टैप है वो लीक हो रही है, तो उसको रिपेयर करवा सकते हैं। रिपेयर करवाने के बाद आपकी जो टपक रही थी वो टूटी, उसको फिर क्या करेंगे, या वो बच जाएगा उसमें से भी वाटर। देन यू डू नॉट वेस्ट फूड, और फूड वेस्ट ना करें, जितना आपने खाना है उतना ही लें, ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो फूड वेस्ट होगा, ठीक है। कई तो ऐसे होते हैं जो जिनको फूड मिलता ही नहीं है और आप वेस्ट कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन रिड्यूस द यूसेज ऑफ। क्या आपने कभी सोचा है क्या हम इसका यूज करना कम कर सकते हैं। देन रिसाइकल आता है। दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम्स एंड रिसाइकल दीज मटीरियल्स टू मेक रिक्वायर्ड थिंग इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक, पेपर, glass or metal. In order to recycle, we first need to segregate our wastage so that the material that can be recycled in not dumped or along with other wastage. Does your village, town, city have a mechanism in place for recycling these materials? देखो इसके अंदर क्या बताया गया है, जैसे कि आपके आसपास जितना भी मटेरियल है जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो, मींस पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास वगैरह है, मेटल है, इन सब आइटम्स को इकट्ठा कर लीजिए। अब इसमें से जो भी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उन सबको रिसाइकल करो। रिसाइकल करने, प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्ट्रीज़ में लेके जाएंगे और इसको अच्छे से साफ वगैरह करके इससे नई चीज़ें बना देंगे जिससे ये रीयूज में हो सकता है। पेपर है, पेपर को वापस से रिसाइकल करके पेपर बना देंगे रफ कॉपीज़ के लिए। ग्लास है, कांच है, इससे भी नए नए आइटम बन सकते हैं। एंड मेटल, मेटल जो है वो तो रिसाइकल होके जैसे भी बनते होंगे बन जाएंगे, तो ये रिसाइकल है, मीन्स इनको रिसाइकल कर सकते हैं इन चीज़ों को हम। आगे है रीयूज। रीयूज दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग। रीयूज क्या होता है, रिसाइकलिंग से बेटर ऑप्शन है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूज सम एनर्जी, कुछ एनर्जी लगती है। इन द रीयूज स्ट्रेटजी, रीयूज स्ट्रेटजी के अंदर यू सप्लाई यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो रीयूज के अंदर क्या बताया था मैंने, ये अलग से एक स्ट्रेटजी होती है, इसको अगेन एंड अगेन चीज़ों को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से इनको हमें रीयूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, तो ये बताना था हमने। इंस्टेड ऑफ थियरिंग ऑलवेज यूज्ड एनवलप, जैसे कि हम थैला लेके आते हैं, कोई भी सामान लेके आए, थैला लेके आए प्लास्टिक का है, तो उस प्लास्टिक के थैले को हम जब दोबारा शॉप पे जाएँ तो उसको लेके ही जाएँ, जिससे हम अपना सामान उसी थैले में डलवा के ले आए, नया थैला न लेके आए उस दुकान से। तो इस तरह से हम अगेन एंड अगेन उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। यू कैन रिजर्व इट, बचा सकते हो आप इसे, एंड यूज इट अगेन, दोबारा यूज कर सकते हो। द प्लास्टिक बॉटल्स इन विच यू बाय वेरियस फूड आइटम्स लाइक जैम एंड पिकल कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन। आप जैसे कि पिकल लेके आते हो, डब्बे में आता है, वैसे तो है नहीं कि खुला पिकल दे देगा आपको, तो डब्बे में आएगा, उस डब्बे से पिकल खत्म होने के बाद उसको रीयूज कर सकते हो, किचन में सामान डाल सकते हो। व्हाट अदर आइटम्स कैन वी रीयूज, तो आप देखना अपने किचन में या फिर अपने घर में कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिसको आप दोबारा से रीयूज कर सकते हो। तो हमें जितना चाहे उतना चीज़ों का रीयूज करना चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी कम हो, हमारे अंदर कुछ अच्छाई आए, इनको रीयूज करने का हमें पता चले। और जितनी भी कहने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम हो। 3R सिद्धांत को आप अपना लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, इन्वायरमेंट में आपका एक अच्छा योगदान रहेगा अगर आप 3R सिद्धांत को अपनाएंगे। तो अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप एक अच्छे इंसान बनने में ये आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। आगे है, बट इवन वाइल मेकिंग एवरीडे चॉइस, हम रोज़ रोज़ अपनी अपनी चॉइस बदलते रहते हैं, रोज़ रोज़ नई नई चॉइस बनती रहती है हमारी।
वी कैन मेक इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिसीजंस, और हम इन्वायरमेंट के थ्रू अपने डिसीजन को बदल सकते हैं, अच्छे फ्रेंडली डिसीजन ले जिससे इन्वायरमेंट का बचाव भी हो जाए और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। फॉर डूइंग दिस, इसके लिए वी नीड टू नो मोर अबाउट हाउ आवर चॉइस अफेक्ट द इन्वायरमेंट। दीज इफेक्ट्स मे बी इमीडिएट or long term or long ranging. The concept of sustainable development raises forms of growth that meet current basic human needs while preserving the resources for the need to the future generation. ये देखो important line है, this effect may be immediate. ये more about how choice after the environment, हमें इन्वायरमेंट के बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और दिस इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट करता है इमीडिएटली हमारी आने वाली जनरेशन को अफेक्ट करता है, उसके डेवलपमेंट को भी। अगर हम सही से इन चीज़ों का यूज करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी इन चीज़ों को देख पाएगी, नहीं तो ये चीज़ें ख़त्म होने में कुछ समय ही लगाएंगे, और जिससे लाइफ एंडिंग प्रोसेस चल रही, मतलब इनसे फिर कहने का मतलब है जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, उनको ना तो रिसाइकिल किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है, वो एक बार यूज करने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को बरकरार रखने के लिए हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो सेव रहें, या तो उनका देख करके यूज करना चाहिए, सही से यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए उनको, खामखा यूज नहीं करना चाहिए उनको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इसी का यूज हमें अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो आने वाली जनरेशन को इससे बाहरी नुकसान हो सकता है। ठीक है, वैसे तो आजकल की जो एजुकेशन है वो बहुत बढ़ गई है, लेकिन फिर भी जितनी एजुकेशन सिस्टम बढ़ता है ना उतना ही इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है। जितना पहले मोबाइल्स नहीं थे, अब मोबाइल्स आ गए, मोबाइल्स आने के बाद जितने बर्ड्स की डेथ हुई है तो अब उतने बर्ड्स देखने को नहीं मिलते। पहले ही बहुत ज़्यादा बर्ड्स हुआ करते थे, अलग अलग तरह के पक्षी हुआ करते थे, वो सारे के सारे इस फ़ोन के नेटवर्क से आने की वजह से, रेंज के बीच में आने की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो इसलिए जो चीज़ें एजुकेशन के साथ साथ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना हमारी एजुकेशन का सिस्टम का, तो इन सब चीज़ों से इन्वायरमेंट को भी उतना ही नुकसान हो रहा है। तो ह्यूमन बीइंग जो है अपने एफर्ट्स को कम करने के लिए तो काम करती है, लेकिन ये नहीं देखती, एक दूसरा वे नहीं देखती, बिल्कुल अंधाधुने से न्यू इन्वेंशन करने में लगी रहती है और इन्वायरमेंट का ध्यान कम रखती है। कहने का मतलब ये है, तो इन्वायरमेंट को ध्यान में कम रखने की वजह से इन्वायरमेंट में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो जैसे कि हमारे ये जो सर्दियां हैं, गर्मी है, गर्मी जो है ज़्यादा समय तक पड़ती है, और सर्दी जो है वो इतनी ज़्यादा पड़ती है, कभी एकदम से पड़ने ज़्यादा हो जाती है, कभी एकदम से कम हो जाती है। सर्दियों में कभी किसी दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ज़्यादा धूप निकल आती है। तो ये सब जो है एब नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी, ये सारी की सारी किस वजह से हो रही हैं? ये ह्यूमन बीइंग की वजह से हो रही है, इनकी गलतियों की वजह से, इनकी एक्टिविटीज़ की, इनकी जो गलत एक्टिविटी होती है उनकी वजह से हो रही है। ठीक है, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा इन्वायरमेंट को नए ध्यान में रखते हुए तो यही होगा। और फिर कुछ ऐसा समय भी आ जाएगा भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी हमारी एक्टिविटी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ऐसे बढ़ती रही तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, एसीओ से भी पड़ा नहीं पड़ेगा भाई फिर। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को अपना इन्वायरमेंट के अंदर बिल्कुल योगदान देना चाहिए। अगली एक्टिविटी, हैव यू एवर इंस्टेड विजिट अ टाउन और विलेज आफ्टर अ फ्यू year of absence? If so, have you noticed new roads and houses that have come up since you were there last? Why do you think that the material for making used roads and buildings have come from? या आपने कभी सोचा है? Have you were visit a town or village? आपने कोई विजिट या फिर विलेज क्या बोलते हैं विजिट किया होगा, मतलब गए होगे आफ्टर अ फ्यू ईयर ऑफ एब्सेंस, कुछ ईयर के बाद, कुछ सालों के बाद। इफ़ सो, अगर गए हो, हैव यू नोटिस न्यू रोड, नए रोड नोटिस किए होंगे आपने, नए घर भी नोटिस किए होंगे, वहाँ पे बन गए होंगे। सिंस यू वर देयर लास्ट, जब आप लास्ट मीन्स जब आप छोड़ के गए थे वहाँ से, और जब आके देखा आपने तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज तो आपने ज़रूर देखा होगा। वाई डू यू थिंक द मटीरियल्स फॉर मेकिंग दीज रोड्स वेयर, यानी कि कहाँ से इन रोड और बिल्डिंग्स को बनाने का मटेरियल आया। ट्राई एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द मटेरियल्स देयर
प्रोबेबल सोर्सेज, आपने इन सब मटेरियल्स की लिस्ट बनानी है और इनको पता लगाना कि कहाँ से आते हैं। डिस्कस द लिस्ट यू हैव प्रिपेयर्ड विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। कैन यू थिंक ऑफ वे इन विच द यूज ऑफ दिस मटेरियल्स बी रिड्यूस, क्या आप ये सोच सकते हैं या फिर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इन मटेरियल्स का जो यूज करना है वो कम कैसे कर सकते हैं हम, या फिर इस मात्रा में यूज करें कि ठीक ठाक यूज करें, ज़्यादा वेस्ट तरीके से यूज ना करें इसका। वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करें, क्यों, वाई डू वी नीड, हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमें ज़रूरी होता है कि अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें। तो नॉट जस्ट रोड्स एंड बिल्डिंग्स, रोड और बिल्डिंग ही नहीं बल्कि बट ऑल द थिंग्स वी यूज और कंज्यूम, फूड, क्लॉथ्स, बुक्स, toys, furniture, tools and vehicles are obtained from the resources on this earth, जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें हमें अर्थ से ही मिलती हैं। जैसे फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, बुक्स हो गई, टॉयज़ हो गए, फर्नीचर हो गया, टूल हो गया, व्हीकल हो गया, सभी की सभी चीज़ें हमें अर्थ से ही मिलती हैं। द ओनली थिंग वी गेट फ्रॉम आउटसाइड इन एनर्जी विच वी रिसीव फ्रॉम द सन, बस एक चीज़ है जो हमें बाहर से मिलती है, वो है सनलाइट। सन से ऊर्जा जो मिलती है हमें वो हमें बाहर से मिलती है, बाकी सब चीज़ें हमें अर्थ से ही मिलती हैं। इवन दिस एनर्जी इज प्रोसेस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑन द अर्थ बिफोर वी मेक यूज ऑफ इट। इवन दिस एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से इज प्रपोज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर, सभी की फिजिकल और केमिकल मीन्स आउटर और अंदर की जितनी भी एक्टिविटी होती है अर्थ पे, जितने भी रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब की सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो सन से एनर्जी आती है उसके थ्रू ही होती है। वाई डू वी नीड टू यूज़ रिसोर्सेज केयरफुली, हमें क्यों ज़रूरत होती है, हमें क्यों आवश्यकता होती है अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करने की। बिकॉज दीज आर नॉट अनलिमिटेड, क्योंकि ये अनलिमिटेड नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है कि इनका हम जितने सालों तक धरती पर जिए तब तक इनका हम दिल खोल के यूज करें, लेकिन एक इतनी उसमें करें कि ये जो इनका एक तो वेस्ट ना हो ये चीज़ें, एक इनका हम अंधाधुंध प्रयोग ना करें, एक लिमिट में यूज करें हम इनका। एंड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट अ ट्रेमेंडस रेट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, और इंक्रीज हो रही है हमारी पॉपुलेशन, इसकी वजह से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, इसमें जो हेल्थ केयर है एंड डिमांड ऑफ ऑल रिसोर्सेज इज इंक्रीज, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की डिमांड भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ह्यूमन बीइंग की, उसी तरह से चीज़ों की डिमांड भी बढ़ रही है लोगों के लिए एट एन एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर, ठीक है। जिस तरह से पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है उसी तरह से लोगों के रिसोर्सेज मांगने की मांग भी बढ़ रही है। द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म perspective so that these will last from the generation to come and will not merely be exploited to the hilt for short term gains. This management should also ensure equitable distribution of resources so that all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources. इसने कहा है, मे भी यही कहा होगा मुझे जितना समझ आया है, कि जैसे कि दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो इन सभी रिसोर्सेज का अच्छे से इनको प्राप्त हो सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रिसोर्सेज का नाम तक नहीं पता, इनको सिर्फ बेसिक नीड होती है वो इनकी पूरी हो जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं उनका इनको पूरी लाइफ भर मीन्स पूरे जीवन भर इनको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि इनको पता ही नहीं चलता, इतनी एजुकेशन इनके लिए डेवलप ही नहीं हुई है अभी तक, इन्होंने इतना अभी ग्रो ही नहीं किया है। तो हमें अपने रिसोर्सेज का मतलब इतनी लिमिट में यूज करना चाहिए कि सबको उसका लाभ मिले, केवल हमें ही नहीं, जो हमसे नीचे के लोग हैं, जो हमसे बराबर के लोग, सभी को इसका बराबर का हक मिलना चाहिए। मीन्स बराबर का यूज करने के लिए वो होने चाहिए, सबको बराबर की यूज करने चाहिए और इतने लिमिट में यूज करने चाहिए उनको। Another factor to be considered while we exploit these natural resources in the damage we cause
to the environment while these resources are either extracted or used. For example, mining causes pollution because of large amount of slag which is discarded for every ton of metal extracted. Hence sustainable natural resources management demands that we plan for the safe disposal of these waste too. आगे आ गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। इसका मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ जिससे आप इसे कर लेना। वट चेंज कैन यू मेक इन योर हैबिट टू बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आप अपने अंदर ऐसा क्या चेंज ला सकते हैं जिससे आपके अंदर जो मतलब इन्वायरमेंट को अच्छे से फ्रेंडली यूज कर सके। अपने आसपास के एरिया को एक तो साफ़ सुथरा रखना है, जितनी भी प्लास्टिक की, कागज़ की और जितनी ग्लासेस की चीज़ें हैं उन सबको रीयूज करना है। रीयूज ना कर पाओ तो उनको एक ऐसी जगह पे रख देना है जिससे ना तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन भी नहीं हो, सॉइल पोल्यूशन भी नहीं हो, ठीक है। तो और कुछ अपनी हैबिट्स में भी चेंज लेके आना है, जैसे कि आप बैठे हो रूम के अंदर, लाइट और पंखा सब कुछ चल रहा है तो जब बाहर जाओ तो उसको ऑफ करके जाना है। इस तरह से आप अपनी हैबिट में चेंज ला सकते हो इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाने के लिए। और अगर कोई भी आपको इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा लगे, कोई पॉल्यूटेड करता मिले, कोई धुआं फैलाता मिले, तो उसको आप कम कीजिए। अगर आप यूनिवर्सल व्हीकल यूज करते हैं तो बेस्ट रहता है आपके लिए, क्योंकि अगर हर एक बंदा अपना अपना व्हीकल लेके जाएगा कहीं पर भी जाना हो तो उससे ज़्यादा पोल्यूशन होगा ना। और फिर पेट्रोल तो ऐसी चीज़ है जिसका ना तो हम रीयूज कर सकते हैं और ना ही एक बार गया तो दोबारा आ सकता है। तो इसीलिए पेट्रोल का भी तो यूज़ हमें बचाना है, जो हमारी आने वाली जनरेशन उसको देख सके कि ऐसा होता था पेट्रोल। तो इसलिए हम इस तरह से हम इसको अपने इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बना सकते हैं, मीन्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं। What would be the next question है, what would be the advantages of exploiting resources with short term aims। ये what would be the advantage of exploiting resources with short term aims means जो advantage है ना short term aims की, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम यूज कर करके लाभ उठा सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें वो बतानी है। How would these advantages differ from the advantages of using a long-term perspective in managing our resources, ये बताना है। Why do you think there should be equitable distribution of resources? What forces would be working against on equitable distribution of our resources? Then आगे हम करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन बाय मी एंड देन सब्सक्राइब माय चैनल अपडेट स्टडी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।